हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम फिर से कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट कितने इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जब भी कोई आंसर लिखो तो आप ये टॉपिक याद रखो कि ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एजुकेशन किस तरह से रोल प्ले करता है हमने एक स्टोरी के माध्यम से देखा था। हेल्थ के बारे में हमने अच्छी से समझाया था मैंने आपको। फिर जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हम अच्छी तरह एग्जांपल्स के थ्रू सोच पढ़ चुके थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरह 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2019 तक किस तरह यूनिवर्सिटीज़, मतलब 80 से लेकर एक ही बार मान लो कि लगभग ढेर सारी हो गई हैं, राइट। तो यहाँ देखो लगभग 40,000 हो गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर पे कितना काम हुआ है हमारे देश में, राइट। फिर भी हमें अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अब हम बात करेंगे, आज का टॉपिक होगा हेल्थ, ठीक है। Firm maximize profit. Do you think any firm would be introduced employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? मतलब कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो क्या वो आपको एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट करेगा अगर आप बीमार रहते हो, ज़्यादा छुट्टियां लेते हो, काम नहीं करते हो ढंग से, लेज़ी रहते हो, तो क्या वो आपको जॉब देगा? नहीं देगा। अगर दे भी देगा तो बहुत ही कम समय के बाद आपको नौकरी से निकाल देगा। अगर आप बीमार हो, अगर आप इलनेस सफ़र कर रहे हो, तो आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, अपनी मैक्सिमाइज आउटपुट नहीं कर सकते। यानी कि आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा आउटपुट निकलेगा नहीं, कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और वो आपको नुकसान करेगा। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the company. हर देश की हेल्थ को इम्प्रूव करना एक अच्छी प्रायोरिटी हमेशा रहती है, राइट। Our national policy too aims at improving the accessibility of health care. हमारा देश भी हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विसेज पे काफ़ी ध्यान दे रहा है आजकल। विथ अ स्पेशल फोकस ऑन अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अनप्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा सेक्शन जो अछूता रह गया है, उस तक सरकार की सर्विसेज नहीं पहुंच रही हैं। तो ऐसे सेगमेंट के लिए सरकार आजकल बहुत कुछ कर रही है। ओवर द लास्ट 5 decades, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वेरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हैज़ डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। तो ये देखो, पहले की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 2014 के टाइम पे, वो थी 68 ईयर्स। 68 ईयर्स मतलब मान के चलो कि एक इंसान की उम्र अंदाजन 69 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा, ऐसा लोग मानते थे पहले, राइट। उसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होती है? इन्फेंट वो होता है जो बच्चा अभी अभी जन्म लेता है ना, तब उसको इन्फेंट कहते हैं। तो एक बच्चा जब जन्म लेते ही मर जाता है, उस रेट को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। कि अगर 100 बच्चों ने जन्म लिया तो कितने बच्चे उसमें से मर गए। तो ऐसा बहुत सारे रीजन्स की वजह से होता है। इसमें से एक रीज़न चाइल्ड मैरिज भी है। तो आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है
बंगाल वाला, तो वो आप देख लेना, उसका अगर आप कहोगे तो लिंक डाल देंगे। हैज़ कम डाउन ऑन, देखो पहले जो है 147 था 1951 में, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 34 है 2016 के अनुसार। ठीक है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 20.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन। इस समय पे हमारी डेथ रेट जो है वो भी घट गई है 6.4। क्रूड बर्थ रेट मतलब घरों पे जो बर्थ होता है ना, हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, वो भी अब धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है। और इससे क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब लोग ज़्यादा उम्र तक जी पाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। यूज़फुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कंट्री का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा बेटर होगा। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब एक बच्चे को अगर आप इन्फेक्शन से बचा लेते हो तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी तो उसकी नहीं होगी ना एटलीस्ट। इसीलिए देखना, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डॉक्टर्स ढेर सारे इंजेक्शन्स, टीके वगैरह लगाता है, वैक्सीन्स देता है, ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ रह पाए। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक आदमी काम करना चाहता है। ठीक है, हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास काम ही नहीं है। हम बाहर जा रहे हैं, किसी से कहते हैं कि आप हमको काम दे दो, तो वो कहता है कि हम आपको काम नहीं दे सकते। ठीक है। सरकार के पास आप देखते हो ना, वैकेंसीज़ के लिए कितनी ज़्यादा मारामारी होती रहती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल है। हम किसी को अनएम्प्लॉयड तब बोलते हैं जब वो काम करने के लायक हो गया हो। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे छोटे बच्चों को आप कहो कि ये अनएम्प्लॉयड है, नहीं। आप 15 साल से अगर छोटे हो तो आप काम करने के लायक नहीं हो। तो वर्क फोर्स में हमेशा उस इंसान को जोड़ा जाता है जो 15 साल से 59 ईयर्स तक का है, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद भी बहुत ज़्यादा काम इंसान नहीं कर पाता है। ठीक है। तो शकल की जो बहन थी वो इस एज में नहीं आती है कि उसे कहा जाए कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो अभी छोटी है। अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते उसको। ठीक है। हाँ, शकल की माँ शीला फैमिली के लिए काम करती है। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। मतलब अपने घर के आसपास के इलाकों में तो वो काम कर लेती हैं, लेकिन उसके ज़्यादा बाहर वो जाकर काम करना नहीं चाहती हैं। लेकिन वो काम ऑलरेडी कर रही हैं, इसीलिए उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। हाँ, शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जगह है। ठीक है, इंडिया में रूरल और अर्बन दोनों ही इलाकों में है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन दोनों के नेचर्स अलग अलग हैं। तो अब कैसे कैसे नेचर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट के दो नेचर होते हैं, एक सीजनल और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सीजनल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है ये देखो। मैंने आपको बताया था ना कि एक किसान है, मान लो। तो एक किसान है जिसका बगीचा है, आम का बगीचा है। तो आम तो साल के कुछ 3-4 महीनों के लिए, गर्मियों के सीज़न में आम लगेंगे। उस समय आपको आम के पेड़ों की देख रेख करनी पड़ेगी, आम को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद तो आपके पास काम नहीं है। या फिर ऐसा मान लो कि कोई ऐसा अनाज है जो सीजन में सिर्फ 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप खेती कर रहे हो। तो खेती करने के बाद आप अनएम्प्लॉयड हो कि अब तो खेत में कुछ उगा नहीं सकते। राइट। इसकी और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर्स। मान लो कि एक टीचर का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है,
टीचर्स को कहा गया कि सर आपको 6 मंथ्स के भीतर सिलेबस कंप्लीट करा देना है। क्या करा देना है? सिलेबस कंप्लीट करा देना है। 6 मंथ में टीचर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया। सिलेबस कंप्लीट, 2-1 टेस्ट कंडक्ट करा दिए। उसके बाद टीचर को स्कूल के मैनेजर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि सर आपने आपका काम कर दिया, अब आप दूसरी जगह कहीं जॉब देख लो, हम यहाँ तो अभी काम नहीं है। ये भी एक तरह का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो बेचारा 6 महीने तक काम कर रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद उसके पास कोई काम ही नहीं है। राइट। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं उनको मेनली ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग इन डन। अब मान लो कि किसी के पास गन्ने की फैक्ट्री है, तो बेटा गन्ने तो हर साल में एक ही सीज़न होगा ना, गन्ना पूरा साल तो चलेगा नहीं गन्ने का फैक्ट्री। तो पूरे साल में मान लो 6 मंथ ये फैक्ट्री चल रही है, खूब चली, और 6 मंथ्स बंद, तो ये 6 मंथ्स के लिए तो ये पूरे यहाँ के लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए ना। राइट। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉयड है। दे मे हैव वर्क एग्रीकल्चरल प्लॉट बट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजुअली हैपन्स अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ऐसा होता है जब आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल, मतलब हमारे पास एक खेत है, ठीक है, और खेत में सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 4 लोगों की जगह 6 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो 2 लोग हैं इनको डिसगाइज्ड क्या कहा जाएगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा, एकदम सिंपल। मतलब जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और उनको उसका फ़ायदा भी तो नहीं मिल रहा है कि वहाँ चलो 6 लोग कर रहे हैं तो खेत में जितना अनाज उगता है उतना ही तो उगेगा। ठीक है। एक्स्ट्रा पीपल, these extra people also work in the same plot as the other. The contribution made by 3 extra people does not add the contribution made by 5 people. मतलब 5 लोग मिलकर भी अगर खेती करते हैं तो भी वहाँ 5 क्विंटल अनाज उगता। राइट। अब 7 लोग कर रहे हैं फिर भी वहाँ पे 5 ही क्विंटल उग रहा है। तो ये जो 2 लोग काम कर रहे हैं उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों को हेल्प ज़रूर हो रही है कि चलो मान लो 100 बोरा धान है, ठीक है, अब आप इसको घर लेके जाना है, तो 5 लोग हैं तो 20 टाइम्स लगेगा, लेकिन 10 लोग हैं तो 10 टाइम्स में हो जाएगा। ये काम तो जल्दी हो गया, लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से द फील्ड रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ 5 पीपल। खेत में सिर्फ आप 5 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे 3 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, तो इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को 2 भागों में बांट सकते हो, एक तो हो गया सीजनल और एक डिसगाइज्ड। तो प्लीज़ आप ये भी याद रखना। ठीक है। In case of urban areas, educated unemployment become a common problem. Educated problem unemployment का मतलब है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके पास काम नहीं है। देखो, many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find jobs. A study showed that unemployment of graduate and post graduates had increased faster than among matriculates. देखो, matriculates जो 10वीं तक पढ़े लिखे हैं ना, वो कोई भी काम कर लेते हैं। कोई भी काम मतलब कि चलो मशीन, मान लो कि हमें पेंसिल पैकिंग करनी है तो वो पेंसिल पैकिंग करने चल जाएंगे। कहीं टी शर्ट पैकिंग करनी है, चलो भाई टी शर्ट पैकिंग में चले गए। कहीं मशीनरी पे काम करना है छोटा मोटा,
तो ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब बंदा ग्रेजुएट हो जाता है किसी चीज़ में, तो वो सोचता है कि हमने मान लो कि बीकॉम किया है या फिर बीएससी किया है, तो हमें उस तरह का काम मिले। अब इसको बीएससी या बीकॉम करने वाले को बोलोगे कि चलो पेंसिल पैक करनी है, तो ये कहेगा कि यार मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँ। लेकिन उसको दूसरा काम अवेलेबल ही नहीं है, तो दूसरा काम अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है। ठीक है, और ऐसा एक मतलब सर्वे में भी पाया गया है। तो अब आगे देखते हैं। अब पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड अ सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट, द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन द हैंड। मतलब कि एक बैंक में जो टैली जानता है उसकी ज़रूरत है, हम अनएम्प्लॉयड है, यानी कि हमारे पास काम नहीं है लेकिन हमको टैली आता ही नहीं है, तो क्या बैंक आपको जॉब देगी? नहीं देगी, क्योंकि बैंक आपको जॉब दे भी दे तो आप बैंक का काम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, तो भी आप अनएम्प्लॉयड हो क्योंकि यहाँ जगह खाली है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब तो है लेकिन वो स्किल आपके पास नहीं है, तो स्किल कहीं कहीं मैटर कर रही है। ये बात भी आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा कि qualified person on the hand where there is dearth of technical skills required for economical growth। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से जॉब ले पाओगे। अब आगे, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है? वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। भाई हमारे पास मैन्स तो हैं बट उनकी पावर जो है वो वेस्ट हो रही है। पीपल हु आर एन एसेट ऑफ द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। अगर आप किसी पर्सन को काम नहीं दे रहे हो तो वो एसेट से क्या चेंज हो जाएगा? लाइबिलिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी सुविधा से परेशानी में बदल जाएगा। इस तरह से समझो। मैंने बताया था ना कि 5 लोग अगर एक ही, मान लो एक फैमिली के 5 लोग हैं, पाँचों लोग काम करते हैं, तो पाँचों लोग अगर 300 भी कमा कर आते हैं तो 300 इंटू 5 इज इक्वल टू 1500। बट अगर 2 लोग अनएम्प्लॉयड है, इन दोनों को जॉब नहीं मिल रही है, तो सिर्फ 3 लोग कमाएंगे। 3 लोग कमाएंगे तो कितना होगा? 900। और 900 कमाने के बाद इन दोनों को कहेंगे, ये भी कहेगा कि भैया हमको 100 रुपया दो, ये कहेगा हमको भी 100 रुपया दो, तो इन दोनों की सैलरी से तो 100 रुपया माइनस हो गए, राइट। तो पूरी फैमिली के लिए जो अभी तक सपोर्टिव था वही अब परेशान करने लगा कि यार मैं कमा कर आया और 100 रुपये इसको देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम इकोनॉमी के साथ होने लगती है अगर कोई अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयज ग्रेट सोशल वेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इकोनॉमी पे ओवरलोड पड़ता है। द डिपेंड्स अपॉन द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग population increase, the quality of life of an individual as well as the society of adversely affected। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होने लगती है। अब किसी के पास जॉब नहीं है तो वो अच्छे कपड़े, अच्छे लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करेगा? उसे सब कुछ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना खाएगा, 2 कपड़ों की जगह 1 कपड़ा पहनेगा। ठीक है, तो हर तरह से उसकी, और धीरे धीरे क्या होगा इससे कि उसकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होती है। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयड है वो, मान लो कि ये रोहन लाल है और ये काम नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? जो ये किसी के घर पे जाएंगे, वहाँ जाके बैठेंगे, गप्पे करेंगे, एक दूसरे की चुगली करेंगे। ठीक है, 3-4 लोग एक जगह बैठकर अड्डेबाजी करेंगे,
उल्टे पुल्टे काम करेंगे और फिर इससे क्या होगा, सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इस तरह से सोसाइटी को फ़ायदा होने की जगह नुकसान पहुंचने लगता है। When a family has to live on bare subsistence level, there is a general decline in its health status. मैंने बताया ना कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी। राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूलिंग सिस्टम, अगर उसके पास जॉब नहीं है मान लो, तो उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो बच्चा कहेगा कि भाई अब हमारे पास पेंसिल, कॉपी, ट्यूशन ये सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जॉब की तलाश में स्कूलिंग से ड्रॉप आउट कर देता है, स्कूल्स छोड़ देता है। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर क्या है, तो आप बता सकते हो कि डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। It is also waste the resource which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appears as liability to the economy. ये बात तो अभी हम कई बार बता चुके हैं। In case of India, statistically the unemployment rate is low. Unemployment rate इंडिया के केस में लो लिखा गया है यहाँ कि बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है। असल में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन फिर भी यहाँ जो लिखा है आपको वही लिखना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम। हाँ, बहुत सारे लोगों को देखो, बहुत सारे लोगों को सैलरी बहुत कम मिलती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सैलरी बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए भी उनको ये काउंट नहीं किया जाता है कि वो काम कर रहे हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। मतलब वो कमा सकते हैं 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 वो अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो कमा रहे हैं 15,000। तो इस वजह से उनको काउंट नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि वो खुद परेशान ही रहते हैं बेचारे, राइट। एक अमीर आदमी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एक अमीर आदमी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कभी भी खाली नहीं बैठ सकता है। सिट आइडल मतलब खाली नहीं बैठ सकता। वो क्यों खाली नहीं बैठ सकता? क्योंकि अगर वो एक दिन बैठ गया तो उसकी जो ज़्यादा वो लॉस में जाने लगेगा। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इन रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। वो क्या कमा सकता है इस बात से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो क्या कमा रहा है वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए एक गरीब आदमी को ज़रूर कमाना पड़ता है। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो उनकी जो अर्निंग है उन्हें मूविंग कंडीशन में रखती है, अदरवाइज़ वो पूरी तरह रुक जाएंगे। गरीब इंसान है, उसके पास लाखों रुपए का सेविंग्स तो है नहीं, तो वो अगर नहीं कमाएगा ना तो उसे खाना ही नसीब नहीं होगा, वो खा नहीं पाएगा, कमा नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ एक इंसान है जो जूता रिपेयर कर रहा है, राइट। अब सोच कर देखो ये दिन भर में कितना रुपया कमाता होगा एक जूता रिपेयर कर। यहाँ देखो ये है एक शू रिपेयर करने वाले। अब इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये एक शू रिपेयर करते हैं इनको 20 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। अब 20 रुपीज़ शू रिपेयर का मिलता है, दिन भर में इन्होंने मान लो कि 20 शूज़ रिपेयर किए, ठीक है। 20 शूज़ रिपेयर किए तो इनको मिला कितना रुपया, 400। अब 400 रुपीज़ इनको मिले, लेकिन 400 में से कुछ मान लो कि इनके 2 बच्चे हैं, दोनों को 10-10, 20-20 रुपये इन्होंने बच्चे खा गए एज ए पॉकेट मनी डेली, ठीक है। कुछ राशन में गया, कुछ खाने में गया, तो बचा तो कुछ भी नहीं। अब अचानक से 10 दिन के बाद हो गई बारिश। बारिश में सिर्फ 5 लोग आए, शूज रिपेयर करने के लिए सिर्फ 5 लोग आए।
पाँचों ने 20-20 रुपये दिए तो इन्होंने कमाए सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये में से बारिश का दिन था, 10 रुपये की चाय पी गए। अब राशन, खाना पीना, बच्चों के बुक्स, कॉपीज़, ट्यूशन, ठीक है, हेल्थ, मेडिसिन्स, सब कुछ मैनेज करना है। तो एक गरीब आदमी एक दिन अगर खाली बैठ जाता है तो उसे बहुत बड़ा बर्डन बढ़ जाता है उसके शरीर पे। यही बात यहाँ बताई गई है। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड। मतलब एक गरीब आदमी के पास जो भी फील्ड है उसमें पूरा परिवार लगा रहता है काम करने के लिए, जबकि वहाँ पूरे परिवार की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ 3 लोगों की, काम कर रहे हैं 6 लोग। क्यों? क्योंकि बाकी के 3 लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, क्या करें, ये दिक्कत है। सो देयर इज डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, बट द एंटायर फैमिली शेयर्स what has been produced. This concept of sharing of work in the field and produce raised the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually surplus labor from the every household tends to migrate from village to search of job. अब मान लो कि अभी अभी आपने देखा कि एक फील्ड में ज़रूरत है 3 लोगों की, काम कर रहे थे 5 लोग, तो जो इस घर का मेन मेंबर था, जैसे पापा है, फादर है मान लो, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप में से 2 लोग बाहर चले जाओ। या फिर जो 2 बच्चे हैं उन्होंने सोचा कि हमारा काम तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं एक गांव से दूसरे गांव में जाकर किसी और के खेत में काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये जाएंगे टाउन में, थोड़ा सा टाउन में, वहाँ रिक्शा, ठेला, किसी दुकान में, किसी मकान में, किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, किसी फैक्ट्री में, ठीक है। क्योंकि टाउन्स में, बड़े सिटीज़ में, बड़े जगहों पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो जॉब दे देती हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन भी समझ में आया। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन इन अर्लियर। एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन रेसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस अर्लियर। हमने जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट देखा था उसकी वजह से अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंस, मतलब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग अब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड, मतलब जो लोग ज़्यादा थे एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो अब बाहर जाकर कोई ना कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करने लगे हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बता दिया था पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है, ठीक है, और पीपल को हम किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो ये देखो, हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफर फ्रॉम रिसोर्सेस लाइक लैंड, फिजिकल एंड कैपिटल। तो लैंड, रिसोर्स और मतलब फिजिकल कैपिटल से कैसे अलग है इंसान, ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल। रोल ऑफ एजुकेशन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप पढ़ोगे तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगी। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल इन्फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करता है ये भी हम बता चुके हैं कि बिना आप अगर हेल्दी नहीं हो तो आपको कोई कंपनी जॉब जल्दी नहीं देगी। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर। हाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है एकदम अच्छी तरह से, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम अच्छी तरह बात कर चुके हैं। हाँ, ये भी हम बता चुके हैं वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो वर्क। महिलाओं को पैसा कम क्यों दिया जाता है, इसके रीजन्स हम बता चुके हैं, ठीक है। ये एक तो मेल्स के उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाती हैं, दूसरा इन्हें मतलब पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, फिर से हाँ
आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे ये भी हम बता चुके हैं, आज अनएम्प्लॉयमेंट ही डिस्कस हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो डिफरेंस आपको बताना है कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट में, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलर प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी बता देना। इजी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको बताया है कि आप या तो श्रीज्ञान नाम के मेरे इंस्टा आईडी पे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो यूट्यूब के नीचे, उसमें भी हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बट लेटर कम अप विथ मनी, मतलब क्या आपको पता है कि कई गांव ऐसे थे जहां कोई जॉब नहीं थी और बाद में वहां बहुत सारी जॉब आ गई, तो कैसे आ गई, क्यों आ गई, ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। और आपको क्या लगता है कौन सा कैपिटल जो है वो बेस्ट है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, कौन सा है ये आप बताना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम बता देंगे।